Hello my dear students, welcome to this new video on my channel। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है, काफ़ी लहराता हुआ टॉपिक है। वो टॉपिक है वेव्स। यस, वेव्स। वेव्स के बारे में आपने सुना है ऑलरेडी, बहुत बार आपने सुना होगा वेव्स के बारे में। आज वेव्स के बारे में थोड़ी सी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसकी डिस्कशन करेंगे। ओके, सबसे पहले अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें कि वेव्स को क्लासीफाई कैसे किया जाता है, तो वेव्स को ना अलग अलग बेसिस पे अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। सपोज इफ यू आर क्लासीफाइंग द वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ मीडियम, कि मीडियम की नीड है कि नहीं वेव्स को जाने के लिए, तो वेव्स को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम, ठीक है, और दूसरी होती है मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर मीडियम, ठीक है। अगर मीडियम की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम। मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो ऐसी रहती है जिनको मीडियम की नीड होती है आगे बढ़ने के लिए। अगर हम लोग वेव्स को इस बेसिस पे क्लासीफाई करें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पे, ठीक है, तो वेव्स को तीन पार्ट्स में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। वेव्स आर वन डायमेंशनल ऑल्सो, टू डायमेंशनल वेव्स भी होती हैं, थ्री डायमेंशनल वेव भी होती हैं। ये मैंने डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पे किया है। कुछ वेव्स हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, लेट्स से सिर्फ एक्स एक्सिस पे चलती हैं, वो वन डायमेंशन। कोई एक्सिस दो डायरेक्शन में एक साथ चलती है, मतलब एक प्लेन में ट्रैवल करती है, टू डायमेंशनल। और ऐसे थ्री डायमेंशनल भी होती है जो तीनों दिशाओं में एक साथ चलती है। तीनों के मैं आपको अगर एग्जाम्पल दे दूं, सो वन डायमेंशनल वेव वो रहती है जो स्ट्रिंग के ऊपर बनती है। टू डायमेंशनल वेव वो है जो पानी की सरफेस पे बनती है, जब आप पानी में पत्थर गिराते हो। थ्री डायमेंशनल वेव का एग्जाम्पल है साउंड वेव। साउंड तीनों डायरेक्शन में फैलता है। तो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वी कैन डिवाइड लाइक दिस। ओके, और भी अलग अलग तरीके से वेव्स को क्लासीफाई किया जाता है। अगर मैं वेव्स को क्लासीफाई करूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपोगेशन, कि मतलब मूव करती भी है कि नहीं मूव करती है, तो बेस्ड ऑन द प्रोपोगेशन ओनली वेव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। कुछ वेव्स होती हैं जो आगे मूव करती है, आगे बढ़ती रहती है, ठीक है, उनको कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स, जो आगे बढ़ती रहती हैं। और कुछ वेव्स होती है जो आगे नहीं बढ़ती हैं, वो फॉर्म हो जाती हैं वेव्स और रुक जाती हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में रुक जाती हैं। तो जो वेव्स एक ही पर्टिकुलर रीजन में रुक जाती है उनको बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। स्टेशनरी वेव्स एक पर्टिकुलर रीजन में रुक जाती है। सी, प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। प्रोग्रेसिव वेव्स की जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, y = a साइन ऑफ, ठीक है। उसके बाद मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं उसके ऊपर, ओमेगा इन द ब्रैकेट t - x/v, ठीक। इसको अब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं a साइन ओमेगा t माइनस, यहाँ पे देखो ओमेगा अपॉन v जो है उसको k लिखा जाता है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी ये जो इक्वेशन है मैंने प्रीवियस एक वीडियो में बना चुका हूँ, द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव नाम से, जो मेरा एक इक्वेशन मैंने बनाई है वीडियो में ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हो वीडियो को। आज ज़्यादा हम लोग स्टेशनरी वेव्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके, क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट जिसका नाम मोहम्मद है, मोहम्मद को डाउट है कि स्टेशनरी वेव्स की इक्वेशन कैसे होती है। सो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव कभी आगे नहीं बढ़ती हैं, वो एक पर्टिकुलर रीजन में बन के रुक जाती हैं। तो आज ज़्यादा डिस्कशन होगी स्टेशनरी वेव के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स सी द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव नाउ। स्टेशनरी वेव सबसे पहले बनती कैसे मैं वो बता देता हूँ। सिंपल है, अगर दो प्रोग्रेसिव वेव जो प्रोग्रेस कर रही है, मतलब आगे जा रही है, दो प्रोग्रेसिव वेव जो विपरीत दिशाओं से आ रही है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, वो वेव्स जब आपस में मिक्स हो जाती है, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं, तब स्टेशनरी वेव बनता है। ये देखिए, सपोज ये एक प्रोग्रेसिव वेव है जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रही है, और ये वाली वेव दिख रही है, ये भी एक वेव है जो सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है एज ऑफ द फर्स्ट वेव, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रही है। तो ये दोनों जो है ना, सपोज ये प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव है और ये दोनों आइडेंटिकल है, इन दोनों की जो वेवलेंथ है वो सेम है, दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं वो भी सेम है, सब सेम है। सिर्फ एक फ़र्क है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रही है। तो ये दो प्रोग्रेसिव वेव
जब आपस में कंबाइन हो जाएंगी, जब ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगी, तब आपका जो ये मीडियम है जिसमें ये ट्रैवल कर रही है, उस मीडियम में बनेंगी स्टेशनरी वेव्स। सो रिमेंबर, मैं अभी एक बार डेफिनेशन बोल देता हूं। स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स of same amplitude, same wavelength, same frequency, but the traveling in the opposite directions, they interfere. Then there is a formation of stationary waves. समझी बात? तो ये दोनों के मिलने से, सपोज ये वेव देखिए आगे बढ़ेगी कुछ ऐसे, और ये जो यहां से आ रही है वेव राइट साइड से, वो भी आगे बढ़ेगी, दोनों मिक्सअप हो जाएंगी और कुछ इस टाइप की स्टेशनरी वेव्स बनने लगती है, somewhat like this। ठीक है, ऐसे कुछ स्टेशनरी वेव्स बनने लगती हैं। तो आज हम लोग को स्टेशनरी वेव्स की इक्वेशन वगैरह सब बनानी है। अब देखिए, इसमें जो पहली वेव जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रही थी, द वेव विच वाज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो वेव की इक्वेशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, यहाँ माइनस आता है। ये इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है। और दूसरी वेव याद है आपको, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रही थी, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रही थी, तो वो क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही थी, ऑपोजिट, उसका डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा ही रहता है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आता है। ठीक है, ये आपको प्रोग्रेसिव वेव्स में मालूम चलेगा कैसे होता है। तो ये है इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट वेव, ये इक्वेशन ऑफ सेकेंड वेव। कुछ लोगों का कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये इक्वेशन का मतलब क्या है। देखिए, अगर कोई प्रोग्रेसिव वेव ऐसे आ रही है, ठीक है, तो अगर वो किसी एक पॉइंट पर पहुंची, यहां पर जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हैं x, तो यहां पर t टाइम पर जो वेव का डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड होगा वो y है। तो y इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड एट टाइम t एट अ पोजीशन x। तो वो y और ये x और ये t के बीच का रिलेशन है। y इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। y क्या है? y इज अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय द प्रोग्रेसिव वेव। अब जैसे मैंने आपको कहा, ये दोनों वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं, ये दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, दोनों इंटरफेयर करती हैं। जब ये दोनों किसी एक पॉइंट पे आके इंटरफेयर करती हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट है वहां पे ये दोनों वेव्स आ गई और इंटरफेयर की एक दूसरे के साथ, तो उस पॉइंट पे जो नेट y बनेगा, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट बनेगा, वो आपको मिल सकता है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है फिजिक्स में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिर्फ इतना ही कहता है कि अगर दो वेव्स एक साथ आ गई हैं एक पॉइंट पे, तो y1 इज अ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय फर्स्ट वेव। अगर फर्स्ट वेव आएगी तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना कॉज करेगी? y1। उसी पॉइंट पे दूसरी वेव आ गई, वो डिस्प्लेसमेंट कितना प्रोड्यूस करेगी? लेट्स से y2। ये दोनों अगर एक साथ आ गई, सो द नेट डिस्प्लेसमेंट दैट दे विल प्रोड्यूस, it will be the vector sum of these individual displacement। y1 y2 का जो वेक्टर सम होगा, that will be the net displacement at point p। okay, तो याद रखो, जब दोनों वेव्स एक साथ मिलती हैं तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी किसी पॉइंट पर, इट्स गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, अगर अभी भी इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है इस फॉर्मूला में, तो मैं ऐसे समझा दूंगा। सपोज ये p पॉइंट है, अगर p पॉइंट में मान लो कि फर्स्ट वेव अराइव हो गई, फर्स्ट वेव आई, उसने जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया वो y1 है एट टाइम t। अब ये वेव नहीं आई, सपोज इसकी जगह पे दूसरी वेव आ गई, दूसरी वेव अराइव हुई, तो उसने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया सेम पॉइंट पर y2, लेकिन एट टाइम t ओनली। लेकिन अगर ये दोनों वेव एक साथ आ गई तो ये अपना अपना काम करेंगी, दोनों वेव्स y1 y2 प्रोड्यूस करेंगी। द नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ y1 एंड y2। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अब इसमें आप y1 की वैल्यू जो ये वाली है वो डाल देंगे, और y2 की वैल्यू हम लोग ये वाली है, ये दोनों डाल देंगे वैल्यूज y1 y2 की। ठीक है, डालने पे आप थोड़ा सा सॉल्व करना। सो अल्टीमेटली आपको मिलेगा y इज इक्वल टू a इन द ब्रैकेट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स बराबर ये आएगा। यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी यूज करनी है, साइन ए प्लस साइन बी की फॉर्मूला यूज करनी है। ट्रिग्नोमेट्री में मैथ्स में सिखाया है ना आपको, साइन ए प्लस साइन बी कितना होता है? इट इज 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 डॉट कॉस ए माइनस बी बाय 2। सीखा है ना फॉर्मूला? तो ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला आप इधर लगा दो तो आपका y आ जाएगा, y विल बी a।
यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला लगाओ, आपका आएगा y इक्वल टू a 2 टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ kx। ठीक है, ये फॉर्मूला प्लीज लगाना सीखो स्टूडेंट। अगर अभी भी कंफ्यूजन है याद रखो, ये जो a है ना, a की जगह ये पूरा वाला टर्म जो है वो a है, और जो b है इस फॉर्मूला में, b की जगह आपको ये पूरा टर्म लेना है, दिस इज लाइक अ b। तो ये बन गई साइन a प्लस साइन b फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको ये आएगा। ठीक है, ओके, इससे आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ जी, हम लोग इस इक्वेशन पे आए। ये इक्वेशन है, किस चीज़ की इक्वेशन है? इट्स अ इक्वेशन फॉर द नेट डिस्प्लेसमेंट जब दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव आपस में इंटरफेयर कर लिया एक पॉइंट पर। तो ये है, इसमें भी काम करेंगे, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 2a और जो कॉस वाला टर्म है kx, इनको मैं साथ में रख देता हूँ, और जो साइन ओमेगा टी है उसको थोड़ा अलग कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा टर्म है 2a cos kx, याद रखना इसमें cos लेना है, साइन इसके साथ मत लेना। ये जो पूरा टर्म है ना, इसको सपोज मैं लिखता हूँ r करके, इसको सपोज r पुट करते हैं। अभी r क्या है, क्यों ऐसा किया, वो आगे देख लेंगे। ये फॉर्मूला बनी बराबर। अगर आप देखोगे ना, ये तो SHM की इक्वेशन है। आपको थोड़ा कंपेयर करो इसको SHM की इक्वेशन से। SHM की इक्वेशन आपको मालूम है कुछ इस प्रकार होती है। हाँ, x की जगह सिर्फ y डिनोट किया हमने, डिस्प्लेसमेंट को y से डिनोट किया है। एम्पलीट्यूड की जगह r है और बाकी तो सिमिलर दिख रहा है। तो ये SHM की इक्वेशन है। इसका मतलब क्या हुआ फिजिकली? इसका मतलब है कि जब किसी एक पॉइंट पर दो वेव एक साथ आ जाती है, ठीक है, तो दोनों वेव आपस में इंटरफेयर करती हैं, तब भी उस पॉइंट पर अल्टीमेटली SHM ही होता है। तो वो पॉइंट SHM ही करती है दो वेव्स के मिलने के बाद। ठीक है, और अगर एक वेव आती है ना, आपको मालूम होगा जब कोई वेव किसी पार्टिकल पे पहुंचती है, किसी पॉइंट पे पहुंचती है, तो वो पॉइंट ऑसिलेट करती है। दो वेव्स के इंटरफेरेंस से भी ऑसिलेशन ही बन रहा है, दैट इज द मीनिंग। अब इसमें देखिए, ये आप ध्यान से देखोगे तो ये जो R है, R इज एक्चुअली लाइक एम्पलीट्यूड ऑफ दिस SHM, राइट। R एम्पलीट्यूड का रोल प्ले कर रहा है ना, तो R इज लाइक एम्पलीट्यूड। ठीक है, मतलब जब ये दोनों वेव्स आपस में इंटरफेयर करेंगी, तो उस पॉइंट पे मैंने क्या बताया, जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरफेयर करेंगी उस पॉइंट पे SHM ही होगा। वो SHM का जो एम्पलीट्यूड है वो R है, विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 2a cos kx। ठीक है, ठीक है, तो अगर देखोगे ये जो एम्पलीट्यूड है वो तो x पे डिपेंड कर रहा है। x मतलब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अलग अलग पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो अलग अलग होती है। सपोज ये देखिए, ये पूरा ये एक स्ट्रिंग है, सपोज इस पे आपने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, सारे पॉइंट्स की जो पोजीशन है वो अलग होती है। दिस इज लाइक पोजीशन, देखिए, तो अलग अलग पॉइंट्स की देखो पोजीशन अलग अलग है, x1 x2 x3। वो x हर पॉइंट के लिए अलग होता है, तो r भी हर पॉइंट के लिए अलग बैठेगा। इसका मतलब है इस पॉइंट पर अलग एम्पलीट्यूड होगा, इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड अलग होगा, और इस पे अलग होगा। सो दिस इज लाइक एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड हर पॉइंट पे क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। देखिए, अगर कोई ऐसी पॉइंट है जिसके लिए ये जो cos kx का टर्म है, तो cos kx का टर्म 0 हो गया, तो उस पॉइंट पे r भी 0 हो जाएगा। मतलब एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर किसी पॉइंट पे ये जो है cos kx की वैल्यू ये 1 हो गई, विच इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos फंक्शन, 1 हो गई, तो r कितना आएगा, r आएगा 2a, विच इज लाइक अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो हर पॉइंट पे ऐसे याद रखो स्टूडेंट, यहाँ पे हर पॉइंट पर जहाँ पे ये दोनों वेव्स मिलेंगी ना, वहाँ पे हर पॉइंट पर एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। SHM ही होगा लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। कुछ पॉइंट्स पे एम्पलीट्यूड 0 होगा जहाँ पे ये cos kx की वैल्यू 0 आएगी। ऐसे एक पॉइंट नहीं, काफ़ी पॉइंट्स होंगी जहाँ पे r 0 आएगा। ठीक है, और कुछ ऐसी पॉइंट्स होंगी जहाँ पे r क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जिस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 0 होगा उस पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं नोड्स, और जिस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उन पॉइंट्स को कहा जाता है एंटी नोड्स। ठीक है, और देखिए ये जो एम्पलीट्यूड है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट SHM। एम्पलीट्यूड ये है, इसमें देखो टाइम का कोई टर्म नहीं है, मतलब इट इज टाइम इंडिपेंडेंट। जिस पॉइंट पे जो एम्पलीट्यूड रहेगा उतना ही रहेगा हमेशा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेशनरी वेव्स कैसे दिखती है। जब किसी मीडियम में स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होती है, ठीक है, तो वो कुछ इस प्रकार दिखती है। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए यहाँ पे जो सारे पार्टिकल्स है ना, दिख रहा है ये सारे पार्टिकल, ये सब ऑसिलेशन करेंगे लाइक दिस, ऐसे।
तो इसकी नेबरिंग, यहाँ पे ये जो नेबरिंग लूप है, ये जो नेबरिंग लूप है, इसमें जो पार्टिकल वो ऐसे ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इमेजिन करो ये पूरा स्ट्रिंग है, ऐसे स्ट्रिंग, पार्टिकल, कुछ पार्टिकल से ऊपर जाएंगे तो उस टाइम पे कुछ पार्टिकल से नीचे जाएंगे, ऐसे लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। तो ये पार्टिकल है, इसमें देखिए हर पॉइंट पे देखो, ये सपोज एक अलग पोजीशन है और यहाँ पे पोजीशन अलग है, अलग अलग पॉइंट्स की पोजीशन अलग है, तो एम्पलीट्यूड भी हर पॉइंट पे अलग है। इसका देखिए एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। आई थिंक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये है, तो जिस पॉइंट पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उससे बोलते हैं एंटी नोड। और ये पॉइंट देखिए, अगर आप ये पॉइंट ऐसे दिख रही है कि ये पॉइंट ऑसिलेट ही नहीं करेगी, इट विल बी अ पॉइंट फॉर विच एम्पलीट्यूड इज जीरो ऑलवेज, ऐसी पॉइंट होती है नोड। तो ये है नोड, और यहाँ पे जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ये वाला वो है एंटी नोड। रिमेंबर ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। बॉडी पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा, देखिए लाइक दिस। ठीक है, तो स्टेशनरी वेव कुछ इस प्रकार दिखती है। ठीक है, ये पार्टिकल ऊपर जाएंगे, जब एक लूप के पार्टिकल ऊपर जाते हैं तो उसके नेबरिंग लूप में जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाते हैं। कंटिन्यूसली ऑसिलेशन चलती रहती है। अब इन वेव्स की खास बात यह है कि ये जो वेव्स है ना, कहीं जाती नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली चलती रहेंगी। ये जो वेव्स हैं सपोज दो एंड पॉइंट्स के बीच में बन जाती हैं लाइक दिस, तो इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में रहेंगी, दे डू नॉट प्रोपोगेट, आगे नहीं बढ़ती हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है स्टेशनरी वेव्स। और इन स्टेशनरी वेव्स की अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, सो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ये वाली 2a, भले आप ये लिख सकते हो 2a साइन ओमेगा टी कॉस की एक्स। तो अगर मैं इनकी इक्वेशन यहां पे आपको दिखाऊं, स्टेशनरी वेव्स की इक्वेशन है y इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी कॉस की एक्स। ठीक है, अगर आप ये देखिए यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन भी लिखी है, स्टेशनरी वेव की भी लिखी है, दोनों में आपको डिफरेंस दिख जाएगा इजीली। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो साइन का जो टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जो साइन है, साइन की जगह कोसाइन भी कभी कभी हो सकता है। साइन में आप देखोगे तो टी इज अ टाइम, और ये जो एक्स है, एक्स इज अ पोजिशन। टी और एक्स की टर्म जो है वो एक ही साइन फंक्शन के अंदर है, टी और एक्स टुगेदर है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखिए टी इज विद दिस साइन, और जो x है इट इज विथ अ कॉस, दैट मीन्स t और x सेपरेट हो गए हैं। तो अगर आप कोई इक्वेशन देख रहे हो जिसमें t और x सेपरेटेड है, मतलब वो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है। और अगर कोई इक्वेशन देख रहे हो जिसमें t एंड x जो है ना वो टुगेदर है, एक ही टर्म के अंदर है, सो दैट मीन्स इट मे बी द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। आई होप मोहम्मद आपका डाउट क्लियर है। और भी कुछ है तो आप पूछ सकते हैं अदर स्टूडेंट, मेरे मेल ID पे आप मेल कीजिए। ठीक है, तो आई ट्राइड टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर देन।